हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द एसजी क्लासेस। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली वैसे होने वाली है आईबी बोर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये यूजफुल होगी हर एक बोर्ड के बच्चे के लिए, है ना। क्लियर है बात? बिल्कुल। हम जो टारगेट करेंगे, है ना, इस वाली वीडियो में जो टारगेट करेंगे, जो सिलेबस टारगेट है वो आईबी के बच्चों के लिए है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो हर एक बोर्ड में आता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो देखो, ऐसा क्यों है ना। एक्चुअली मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो आईबी बोर्ड के हैं, तो वहां पर टीचर्स की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो मैं उन्हीं को टारगेट कर कर ये वीडियो बना रहा हूं, है ना, ताकि उनको भी और किसी और को भी कोई प्रॉब्लम ना आए कभी भी, है ना। ठीक है, चलो तो पहले समझते हैं ना क्या बात। जो भी वीडियो देख रहा है ना, जो आईबी बोर्ड का नहीं, वो थोड़ा सा एक आइडिया ले लेगा कि भाई क्या है। आईबी बोर्ड को तो जानते ही, ठीक। तो बेसिकली आईबी बोर्ड में क्या है ना, इसका नाम है इंटरनेशनल बैकलरेट, है ना, इंटरनेशनल बैकलरेट डिप्लोमा प्रोग्राम, तो IBDP। इसमें 11th और 12th का ना कंबाइंड कोर्स होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इससे पहले की क्लासेस भी हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो हम बात करेंगे इसी पर ना, किसके लिए? 11th और 12th के लिए, ठीक। हमारी जो मेन बुक टारगेट है ना, वो है ऑक्सफोर्ड, ठीक। मैथमेटिक्स एनालिसिस एंड अप्रोचेस, इसी को हम शॉर्ट में बोल देते हैं मैथ्स AA, है ना। एक AIB होती है ना। देखो, टॉपिक तो ये सबके लिए ही है ना, AI के लिए भी है, HL के लिए भी है, M है ना, मैथ्स AHL और SL। HL क्या है? हाई लेवल मैथ्स, हायर लेवल, है ना, और ये है स्टैंडर्ड लेवल। क्लियर है? तो दो पार्ट में डिवीजन हो गया हमारा, जैसे A का उसी तरीके से AI का भी दो पार्ट में डिवीजन होता है। देखो, मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक वन शॉट वीडियो बना रहा हूं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट्स तो कहीं पर भी अप्लाई हो सकते हैं। देखो, कॉन्सेप्चुअली तो ये सारा कवर हो जाएगा, लेकिन जो मेन चीज क्या है बाद में, है ना, कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्या चीज है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम है, लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल है वो हर एक में डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपकी मैथ शार्प होने वाली है। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या पढ़ने वाले? 11th 12th, है ना, डिप्लोमा प्रोग्राम IB, ठीक है ना। मेन बुक ऑक्सफोर्ड, किसको टारगेट कर रहे हो? HL और SL, ठीक है ना। अब एक बेसिक सी बात ये भी समझ लो, शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें समझ लो। जो बच्चे CBSE से शिफ्ट हुए हैं, है ना, जो बच्चे CBSE से शिफ्ट हुए हैं IB में, उनके लिए है ये बेसिकली, कि क्या डिफरेंस देखने को मिलता है ना। जो मेजर डिफरेंस है, CBSE में बोलूं या फिर मैं कोई अदर बोर्ड बोल दूं, ICSE बोर्ड बोल दूंगा, या कोई भी आपका स्टेट बोर्ड है, जो मेजर डिफरेंस है वो देखने को क्या मिल रहा है ना। देखो, एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मैंने बोला मैं रोड पे हूं इधर, है ना, इधर हूं, और यहां पर एक कार आई है ना, ठीक है, कार आई। बात करी जाए CBSE के, तो CBSE क्या देखेगी कि भाई ये जो कार यहां से, है ना, किसी और जगह से यहां पर आई है, ये कैसे आई है, कब आई है, क्यों आई है, कौन लाया है, इन सब बातों पर फोकस ज्यादा करता है। इन शॉर्ट थ्योरी पर ज्यादा फोकस करता है, लेकिन बहुत ज्यादा है वो काम की ना। थ्योरी समझने के बाद, है ना, यानी कि पहले जो हुआ है उसको समझने के बाद कोशिश वो करते हैं कि वो नई थ्योरीज को बनाए, है ना, और आगे का जो काम है वो कंप्लीट कर ले। आईबी बोर्ड क्या कह रहा है? आईबी बोर्ड कह रहा है ठीक है, ये चीज यहां पर आ गई है, अब यहां से आपको इस्तेमाल करना है इसको, और इसको आगे लेकर जाना है, ठीक है ना। ये एक बेसिक डिफरेंस है। इसको और थोड़ा मैं मैथ की लैंग्वेज में बोलूं तो बेसिकली क्या होता है, जो CBSE है वो फोकस करती है थोड़े प्रूफ पर, मतलब प्रूविंग करनी आनी चाहिए, अच्छी तरीके से प्रूविंग करनी आनी चाहिए, डिटेल्स पता होनी चाहिए बच्चे को बहुत जड़ तक, है ना, और उसके बाद आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करना आना चाहिए। IB कहता है ठीक है भाई, हमारे पास प्रूफ है, आप उसकी एक नॉलेज रखिए कि वो कैसे हो रहा है, ज्यादा प्रूफिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, टूल्स का इस्तेमाल करिए, है ना, टूल्स का इस्तेमाल करिए, और टूल्स का इस्तेमाल कर कर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना है, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, है ना, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी कि जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना,
ये उस पर फोकस करता है थोड़ा सा ज्यादा, ये प्रूविंग पर ज्यादा फोकस नहीं करता है। तो यहां पर एक और भी मैं बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा बताइए डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बता दीजिए, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया स्टार्टिंग में, है ना। बाद में तो देखो सीबीएसई में भी इसको डायरेक्ट भी यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं है ना। लेकिन क्या करें कि आपको ये बताना पड़ेगा कि ये ऐसे आया कैसे, यहां पर मैं इसको लेकर कैसे आया। तो डिटेलिंग पर बात होती है, इसलिए कहते हैं कि सीबीएसई का बच्चा कहीं पर मात नहीं खाता, उसको डिटेल में पता होती है चीजें, ठीक है ना। तो दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं, दोनों के अपने अपने फायदे, दोनों के अपने अपने फंडे। ये बोल रहा है कि भाई बेसिक भी आप अच्छी तरीके से गेन करेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स ही होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर स्टार्टिंग से ही वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं। बात समझ में आ रही है। तो इन शॉर्ट अगर मैं और भी सिंप्लीफाई करूं तो आईबी बोर्ड काम करता है एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कि भाई एक थ्योरी आ चुकी है, उस थ्योरी का इस्तेमाल करिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। सीबीएसई कहता है वो थ्योरी आई कहां से है उसको समझो और फिर आगे बढ़ो। ये बात इसमें ऐसा नहीं कि इसमें भी नहीं बताते, इसमें बताते हैं, बट इसमें प्रूविंग थोड़े छोटे लेवल पर बताते हैं, यहां पर डिटेल में बताते हैं। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो यही वाला है, और दोनों ही अपने आप में बहुत मस्त है ना, दोनों बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये मत सोचना कि ये बेटर है ये बेटर। बच्चे पूछते हैं कभी कभार कि भाई क्या आईसीएससी का बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, क्या आईबी का बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। दोनों डिफरेंट पैटर्न को समझ रहे हैं बच्चे, दोनों डिफरेंट पैटर्न को पढ़ रहे हैं, है ना। तो डिफरेंट जो अप्रोच है बस वो डिफरेंट है और कुछ नहीं है। क्लियर है, पहुंचना लेकिन बाद में जाकर किसी एक ही पॉइंट पर है। तो ऐसा नहीं कि भाई आईबी का बोर्ड का बच्चा जो है इंटेलिजेंट होगा, आईसीएससी का इंटेलिजेंट होगा, सीबीएसई का, तीनों बराबर है, ठीक है। दोनों की बस अप्रोच जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है ना। डिफरेंट क्योंकि ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझ में आ रही है। तो इस पर है ना, इस पर बेस्ड हम आप पढ़ने वाले आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ऑक्सफोर्ड से है ना, इस वाली बुक से हम पढ़ने वाले, और इसमें हमारा चैप्टर है एक्सपोनेंशियल। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा वैसे भी, एक्सपोनेंशियल। बात समझ में आ रही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्लियर बिल्कुल। तो इसको अगर नोट करना है, वैसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है ना। तो इसको रब करके फटाफट शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है वो, है ना, चैप्टर नंबर 3। तो हम सारा कॉन्सेप्चुअली पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस में इसमें साथ में करवाऊंगा, प्लस पीवाईक्यूज करने वाले हैं, पीवाईक्यूज, है ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। क्योंकि शार्प तो मैथ तभी होने वाली है जब मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ वैरायटीज करने वाला हूं क्वेश्चंस की, तभी क्लियर होगा। बट उससे पहले थ्योरी भी आनी चाहिए मेरे को, ठीक है ना। तो बेसिक चीजों को समझेंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को और बेटर करेंगे। क्लियर बात बिल्कुल। तो फटाफट से इसके बाद अब शुरू करते हैं चैप्टर 3, शुरू करते हैं एक्सपोनेंशियल, है ना। देखो थोड़ा बहुत आपने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, 10th क्लास में, 9th क्लास में इसका बेसिक आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल। ये बस बेसिकली क्या कर दिया, फंक्शन बनाकर दे दिया इसको आपको ना, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमने कोई एक क्वांटिटी ली ए, है ना, ऐसे लिखा और फिर ऐसे लिखा, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, है ना। इसमें क्या है एक्सपोनेंट, बेसिकली समझते हैं। ये जो है इसको कहा जाता है बेस, क्या बोलते हैं इसको, बेस। और ये जो ऊपर है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, ये होता है एक्सपोनेंट। और ये जो पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को बच्चों कहा जाता है पावर, ठीक है ना। एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक्सपोनेंट है या फिर पावर है। अच्छा, इसी को इंडेक्स भी कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम इंडेक्स भी है, ठीक है। देखो समझो, ये जो है यहां पर एक क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये जो है ये एक्सपोनेंट है, ये पावर है। ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये जो पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को पावर कहेंगे, इस पूरे को, ठीक है ना। अब यहां पर समझना है कि हो क्या रहा है, एक्सपोनेंट क्या चीज है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कहा ये एक एग्जांपल लेकर मैंने कहा भाई 2 ब्रैकेट, ये ऊपर लिख दिया 3। यहां पर 2 जो है वो बेस है, 3 जो है वो एक्सपोनेंट है, और इस पूरी वैल्यू को पावर कहूंगा, है ना। बात को समझते हैं। ये कहता है कि ये जो बेस है, ये जो बेस है, जितना ये एक्सपोनेंट है, ये उतने ही टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना।
यानी कि मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। बात समझ में आई? तो खुद से ये जो इस बेस का खुद से जो प्रोडक्ट है ना, ये खुद से जो प्रोडक्ट है यही पावर कहलाया जाता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट जो फॉर्म है ये पावर कहलाई जाएगी, इसको कहूंगा एक्सपोनेंट, इसको कहूंगा एक्सपोनेंट, और ये हो जाएगा बेस। और ये जो है ये पूरी वैल्यू या ये जो प्रोडक्ट है इसको क्या कहेंगे हम? पावर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मैं कहूं अगर इसको लिखना चाहूं तो इस बात का क्या मतलब होगा कि a जो है वो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, कब तक? n टाइम तक, है ना। कि इसको कह सकता हूं a इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू n टाइम्स। बात समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना। तो ये जो होता है ये है हमारे पास एक्सपोनेंट। अब इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते चले जाएंगे कि भाई इसकी प्रॉपर्टी क्या है ना, इक्वेशन क्या होती है, फंक्शन क्या होती है, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको समझते हैं। एक्सपोनेंशियल हो गए, है ना, यानी कि एक्सपोनेंट, इसके लॉ को पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या कंडीशंस होती हैं। उसके बाद इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रोथ एंड डिके पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेजर जो है ये टॉपिक्स हमको यहां पर कवर करने हैं, है ना। इस वाली वीडियो में ये मेजर टॉपिक्स हम यहां पर कवर करने वाले हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बनती है इसके अंदर? बताओ भाई, ठीक है। चलो तो देखो इसके अंदर कुछ लॉज होते हैं, है ना, कुछ कंडीशंस होती हैं, वो लॉज आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखो बेसिकली क्या होता है कि ये ना बहुत जगहों पर यूज होना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी काफी एरियाज में यूज होता है, जैसे फाइनेंस में काफी यूज होगा। जब हम ग्राफिकली समझेंगे ना, जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा कि भाई कैसे। ये आपका फिजिक्स में बहुत यूज होता है, ठीक है, आपका कंप्यूटर साइंस में यूज होता है, ठीक है ना, सीएस में बहुत यूज हो जाता है आपका, है ना। और भी बहुत सारे एरियाज हैं इसके ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये, बहुत है ना, बहुत सारे एरियाज में ये यूज होता है। ये बेसिकली क्या बता रहा होता है? किसी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या डिके को ही बता रहा होता है, ठीक। तो इसके कुछ लॉज हैं, तो जैसे जैसे है ना बेसिक चीजें समझते चले जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये यूज हो कैसे रहा है। तो स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे फिर अपग्रेड करते चले जाएंगे ना। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? देखो हमारे पास टोटल 7 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं, मतलब कुछ कंडीशंस हैं, है ना, जो ये फॉलो करता है। पहला फर्स्ट है, अगर मैं बोलूं a की पावर m इंटू a की पावर m, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो पावर्स होती है ये ऐड हो जाती है। तो इसको लिख सकते हो a की पावर m प्लस n, ठीक है ना। एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने बोला 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, सो दोनों का बेस सेम है, इसका मतलब हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। बात समझ में आई? नेक्स्ट, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, मतलब डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है, डिवीजन हो रहा है तो पावर माइनस हो जाती है, तो a रेज टू दी पावर m माइनस n। एग्जांपल ले लेते हैं इसी में, 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, तो इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5 रेज टू दी पावर 5 रेज टू दी पावर 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। क्लियर बात? नेक्स्ट पर आते हैं जी। क्या है? मैंने कहा a की पावर m इंटू, देखो ध्यान से देखो, यहां पर बेस सेम था तो यहां पर पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, ठीक है ना। तो कैसे लिखूंगा इसको? पहले जो ऑपरेशन है वो लग जाएगा, यानी कि पहले हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर हो जाएगी एक पावर, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिखा 5 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, तो कैसे लिखूंगा? दोनों की भाई पावर सेम है तो ये हो जाएगा बेसिकली पावर इन द सेंस ये पूरी वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं वर्ड बार बार पावर यूज करूंगा भी ना तो वो केवल और केवल एक्सपोनेंट की बात चल रही होगी, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पर क्या देते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना 5 रेज टू दी पावर 2, तो वो फ्लो में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 इंटू 4 रेज टू दी पावर 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। तो बोलते हैं हम इसको ऐसे ही, है ना। क्लियर बात? बिल्कुल। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं।
हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। मैंने डिविजन को समझो, यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी प्रॉपर्टीज। यहां पर क्या था, देखो बेस सेम था, डिवीजन था, यहां पर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो ये जाएगा पहले डिवीजन और फिर पावर, है ना। तो एग्जांपल मैं लेता हूं 5 डिवाइड बाई तल लेते हैं 2 5, तो ये जाएगा मेरे पास कितना 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5। ये चीज क्लियर है बिल्कुल, है ना। बेसिक है, पढ़े में तो थोड़ा स्पीड से करेंगे। नेक्स्ट है 5 a की पावर m होल रेज टू दी पावर n। ये बहुत यूज होती है ना। कोई क्वांटिटी है, उसकी कुछ पावर है और उस पूरे के भी ऊपर कुछ पावर है ना, लॉ ऑफ पावर भी कहते थे इसको। तो ये जो पावर्स होती है ये मल्टीप्लाई होती है। अब देखो कंफ्यूजन क्या होती है, बच्चे इसको कंफ्यूज कर जाते हैं इसके साथ, ठीक है ना। यहां पर दो वैल्यूज हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन है, यहां पर एक ही है और उसकी पावर के भी ऊपर पावर है, वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है। तो एग्जांपल मैं ले लेता हूं 5 की पावर 2 होल रेज टू द पावर 3, तो 2 into 3 is 6, 5 रेज टू द पावर 6। क्लियर है चीज। 6 पर आते हैं। 6th है a रेज टू द पावर 0 इज व्हाट 1। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, बट उस किसी में 0 कंसिडर नहीं होगा, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात। कोई भी नॉन 0 नंबर होगा उसकी पावर 0 करूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक, मैंने लिख दिया 1000 पावर 0 आंसर इज इक्वल टू 1। ठीक है। सेवंथ है बेसिकली किसका, रेसिप्रोकल का। अगर मैं लिखता हूं कोई भी नंबर है उसकी पावर कितनी है, 0 नहीं होना चाहिए, यहां पर भी ना ये पावर है माइनस में, तो ये जाएगा 1 अपॉन a रेज टू द पावर m, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर है बिल्कुल। मतलब कोई भी नंबर है उसकी पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, और अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर आएगा, वो साइन बदल जाएगा। यानी कि अगर मैं इसी को ऐसा भी बोलूं 1 अपॉन a रेज टू द पावर माइनस m, तो जब इसकी रेसिप्रोकल होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो आप समझ लो रेसिप्रोकल होने पर जो है ना एक्सपोनेंट का जो साइन है वो साइन चेंज हो जाता है। क्लियर है बात। तो ये है हमारे पास बेसिक कि भाई एक्सपोनेंट क्या होता है, एरियाज और भी है, सिर्फ ये नहीं है ना, लेकिन हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे इस वाले एरिया पर। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट और ये है इसके कुछ लॉस, तो इसमें डिटेल में पढ़ते रहते हैं, फटाफट पहले इसको नोट कर लो। चलिए, तो बेसिकली देखो क्या है यहाँ पर ना, मैंने बताया इसमें ग्रोथ और डीके की बात। तो इसका जो काम है ना, वो क्या है कि भाई टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, कहीं पर इंक्रीमेंट हो रहा है ना, कुछ वैल्यू बढ़ रही है, कुछ वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उसको चेक करने के लिए मैं इसको मेजरली यूज करता हूँ ना, कि भाई क्या एक्सपोनेंशियली ग्रोथ आ रहा है, क्या डिप्रिशिएशन हो रहा है ना। स्टॉक्स में बहुत ज्यादा ये यूज होता है। क्लियर है। तो और सीखेंगे है ना, डिटेल में सीखते चले जाएंगे, बट यहां पर अभी पहले बात करते हैं इसकी। मैंने बोला कि भाई अगर मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर है, कोई नेगेटिव नंबर समझेंगे, मैंने बोला -2 है, इसकी पावर अगर मैं 1 करूं कितना आंसर आएगा, यानी कि ये वैल्यू एक ही है तो -2। ठीक है, मैंने -2 की पावर 2 कर दी। इस बात का क्या मतलब हो गया कि -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, भाई यही तो होता है, माइनस माइनस भाई जानते हो प्लस होता है, तो ये आ जाएगा 4, भाई नेगेटिव नेगेटिव प्लस और 2 into 2 4। ठीक है, अब आते हैं -2 की पावर 3। देखो इस बात का क्या मतलब है, -2 इंटू -2, भाई -2 ये तो 4 हो जाएगा, मैंने अभी देखा, और इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा -2, है ना भाई, ये 4 हो जाएगा, -2, सो आंसर है -8। और करते हैं, मैंने बोला 4 होगी पावर, तो देखो -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। ठीक है ना, देखना ये हो गया और ये हो गया, समझ में आ गया भाई, -2 4 बन गया, मेरा 4, और ये भी 4 बन गया, विच इज इक्वल टू 16। तो यहां से क्या कंक्लूड कर सकता हूं, समझो बात को। देखो जब मैंने नेगेटिव की पावर को 1 रखा और 3 रखा, तो आंसर मेरा आया नेगेटिव का।
वहीं पर मैंने पावर 2 रखा, 4 रखा, आंसर आया पॉजिटिव का, है कि नहीं भाई? तो यहां से क्या बात समझ में आती है कि कोई भी, है ना, नोट करने वाली बात है, अगर कोई भी क्या वैल्यू है, नेगेटिव की वैल्यू है ना, मैं यहां लिख देता हूं, कोई भी नेगेटिव की वैल्यू है और उसकी पावर, है ना, या एक्सपोनेंट है ऑड नंबर, है ना, नेगेटिव है, ऑड नंबर है, तो आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। क्लियर है बात बिल्कुल? नेक्स्ट, अगर मैं बोलता हूं नेगेटिव है और ये है इवन, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर बिल्कुल? ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। चलो मैं जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला -1 की पावर 1001 है, तो आंसर क्या आएगा? तो देखो ये ऑड है, तो ये 1 है, 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही आएगा, लेकिन पावर ऑड है तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव का। क्लियर है बिल्कुल बात, है कि नहीं? तो मुझे बस ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव की है फिर पॉजिटिव की है। अगर ये नेगेटिव की है, पावर अगर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है कि यूनिट डिजिट चेक करके बताना, है ना। जैसे देखो मैं बोलता हूं 2 की पावर, ये लिख दी मैंने। अब मैं कह रहा हूं कि भाई जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा मेरे पास उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ये पूछ लिया। अब इसकी पावर सॉल्व करता रहूंगा मैं, लॉजिक निकालेंगे, है ना, ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा पहले इसकी पावर को चेक करते हैं, थोड़ा ना डिटेल में चेक करते हैं, समझेंगे। मैंने बोला 2 रेज़ टू द पावर 1, कितना आंसर आया 2, 2 रेज़ टू द पावर 2, आंसर आया 4, 2 रेज़ टू द पावर 3, आंसर आया 8, 2 रेज़ टू द पावर 4, आंसर आएगा 16, 2 रेज़ टू द पावर 5, आंसर आएगा 32, 2 रेज़ टू द पावर 6, आंसर है 64, एंड देन कितना हो जाएगा 128, फिर 256, फिर आएगा 512। वैसे इतनी की रिक्वायरमेंट है नहीं, देखो बहुत ध्यान से देखना। देखो कोई भी चीज को समझो, अगर मैं कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ये भी लिख लिया, चलो मैंने 15 की पावर 15 है फॉर एग्जांपल। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करता हूं तो देखो 15 इंटू 15 मैं करूंगा तो बेसिकली यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई होती है। तो जो मेरा आंसर आएगा ना फाइनल वाला, वो आंसर हमेशा कैसे बनेगा, उन नंबरों की यूनिट डिजिट के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। तो मेरा फोकस किस पर रहना चाहिए, केवल यूनिट डिजिट पर रहना चाहिए। ये बात क्लियर है बिल्कुल? तो देखो बहुत ध्यान से देखना। देखो 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। अब आगे बढ़ते हैं, 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16। अब जरा इधर आ जाओ, 2 की पावर 5 यूनिट डिजिट 2, 4, 8 और 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, यहां पर भी 2, 4 आगे जाकर 8, 6 ही बनेगा। समझ रहे क्या कह रहा हूं कि जो यूनिट डिजिट है वो एक पैटर्न में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ नंबरों की सेम आती है, वो बताता हूं। यूनिट डिजिट हमेशा एक पैटर्न में आती है, पैटर्न ध्यान से जज करो। 1, 2, 3, 4, 2, 4, 8, 6, 1, 2, 3, 4, 4 का पेयर, 4, 4 का पेयर बन रहा है ना, 4, 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। 2, 4, 8, 6 है ना, 2, 4, 8, 6 के बाद रिपीट हो गया 2, 4, 8, 6, फिर 2, 4, 8, 6, फिर 2, 4, 8, 6। मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट रिपीट होती है किसके बाद, आफ्टर 4 पावर के बाद। समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूं? अगर मैं बोलूंगा 2 रेज़ टू द पावर 6, तो इसका मतलब है कि 4 तक जो पावर है उसकी यूनिट डिजिट होंगी 2, 4, 8, 6, और उसके अलावा बच जाएंगी 2। ये 2 में पहले वाले की यूनिट डिजिट कितनी बन जाएगी मेरी 2, और फिर 6th वाले की बन जाएगी 6।
क्लियर है बिल्कुल। तो होता क्या है कि हर 4 डिजिट के बाद रिपीट होती हैं यूनिट डिजिट। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को देखना है कि जो एक्सपोनेंट है वो 4 की पावर का मल्टीपल है या नहीं है। अगर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे, नहीं है तो फिर चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? अगर मैं बोलता हूं 2⁻17 इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, मुझे पता है हर 4 के बाद रिपीटिशन शुरू होता है, तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसको 4 से डिवाइड करूंगा, सो दिस कैन बी रिटन एज कितना जाएगा 4 इंटू 4 है ना, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 भाई 4 इंटू 4 16 प्लस 1 17। यहां पर तो इसके लिए तो डिजिट रिपीट ही हो रही है, ये जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर बच रहा है ना, ये इससे पता चलेगा इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी पावर की वो क्या होगी। तो इसको भूलकर केवल इसको देख लेंगे, तो 2⁻1 यूनिट डिजिट क्या आ गई 2। क्लियर है? इसमें भी चेक करवाता हूं, जैसे मैंने बोला 2⁻10 है, तो 10 को 4 से डिवाइड करो, 2⁻4 इंटू 2 प्लस 2। तो जो 4 के मल्टीपल है उनको तो हटा दिया, इसकी जरूरत नहीं है। किस पर फोकस करेंगे? केवल इस पर, यानी कि 2⁻2। कितना आंसर आ गया 4। यूनिट डिजिट क्या आएगी 4, देख लो 4 आ रही है। समझ में आ रही है? मैंने बोला 2⁻7। इसको क्या करूंगा, 7 को 4 से डिवाइड कर दो, ये जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, 4 का मल्टीपल भूल जाओ, जो रिमाइंडर है उस पर फोकस करो, 2⁻3 8। यूनिट डिजिट 8 आ रही होगी जब 2⁻7 है। देख लो ध्यान से, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो उसी तरीके से ना हर एक नंबर को एक बार चेक कर लेंगे कि उसकी यूनिट डिजिट क्या क्या होती है हमारे पास। ठीक है ना, तो बेसिकली 5 ही कर लेंगे ना, क्योंकि 4 के बाद तो रिपीट हो रही है। उसी तरीके से कुछ ऐसे मेरे पास नंबर्स हैं जिसमें कितनी पावर कर लूं यूनिट डिजिट सेम आती है। कहीं पर लिखा हुआ है 10, यूनिट डिजिट वही आएगी जो ये है। कहीं लिखा हुआ है 5, यूनिट डिजिट वही आएगी जो ये है। 1 है किसी नंबर में तो यूनिट डिजिट भी 1 ही आएगी। 6 है तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगी। ये 4 ऐसी वैल्यू हैं जिनकी यूनिट डिजिट यही वैल्यू आती है हमेशा। बात क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है ना, चलो तो इस वाली बात को नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट एक छोटी सी बात है ना, कह रहे हैं निकोमेकस थे, है ना, साइंटिस्ट थे, सीरिया के थे ये है एक्चुअली में ना, सीरिया के 100 AD के आसपास की बात है ना, AD BC के अराउंड के आसपास की बात है। कह रहे इन्होंने कुछ एक है ना, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है ना, वो देखा किस में, क्यूब्स में और ऑड नंबर के सम में, है ना। नंबरों में कुछ ना कुछ रिलेशंस होते ही होते हैं ना। तो इन्होंने देखा कि भाई क्या है, वो क्या है, इन्होंने कहा कि भाई एक ऑड नंबर है ना, एक ऑड नंबर है। कहां से शुरू हो गया ऑड नंबर? जो 2 का मल्टीपल नहीं है, तो 1 से, है ना। तो कहा कि एक ऑड नंबर है तो 1 को 1 का क्यूब कह सकता हूं। क्लियर है बात? इन्होंने कहा, देखा कि भाई अब जो नेक्स्ट है, इस फर्स्ट ऑड नंबर को छोड़ा, नेक्स्ट के 2 ऑड नंबर देख लिए। फर्स्ट को छोड़ा, नेक्स्ट के 2 ऑड नंबर देख लिए। कौन है? 3 5। इन दोनों को ऐड करा तो बना 8 और ये बना 2 का क्यूब। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? एक ऑड नंबर 1 का क्यूब, नेक्स्ट के 2 ऑड नंबर का सम 2 का क्यूब। तो इसके बाद के जो ऑड नंबर हैं कितने? 3 ऑड नंबर। 1 है तो 1 ऑड नंबर, 2 है 2 ऑड नंबर, नेक्स्ट 3, 5 के बाद क्या आएगा 7, 5 के बाद 7, फिर 9, फिर 11। कितना आएगा ऐड करके? 9 + 11 20 और एक 27। ध्यान से देखो 3 का क्यूब है। क्लियर है बिल्कुल? उसी तरीके से इसके बाद के 4 ऑड नंबर्स, भाई यहां तक क्या हो गए, इसके बाद के 4 ऑड नंबर करूंगा तो 4 का क्यूब आएगा। देखो कहने का मतलब है 11 के बाद आगे 13 15 17 19। आप इनको ऐड करके देख लो, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, ऐड करके 64। कितना है? 64। ठीक है ना भाई, देख लो ना भाई, 17 और 13 कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा मेरे पास 34, ऐड कर लीजिए 64 हो जाएगा। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। देख लो, क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट देखेंगे, देखो एक ऑड नंबर 1 का क्यूब, फिर नेक्स्ट के 2 नंबर 2 का क्यूब, नेक्स्ट के 3 ऑड नंबर 3 का क्यूब, नेक्स्ट के 4 ऑड नंबर 4 का क्यूब, नेक्स्ट के
5 ऑड नंबर यानी कि 21, 23, 25, 27, 29, आप इनको ऐड करके देख लो 125 आएगा, विच इज 5 का क्यूब। ठीक है, तो बताइए, है ना, होमवर्क हो गया, पॉज करके बता देना कि बताओ 7 का क्यूब किसके बराबर होगा, ऑड नंबर के, है ना। आपको किसमें लिखना है, सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स। क्लियर है बात बिल्कुल। चलो, तो एक ये बात है ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देता हूं, करते हैं ना भाई। जैसे हमने पावर वाला भी क्वेश्चन करा कि भाई यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो मैंने कहा 7 रेज टू द पावर 217 है। बताइए 7 की पावर 217 करूंगा तो जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो मुझे क्या करना है, केवल इस पर फोकस करना है, क्योंकि हर 4 की पावर के बाद, है ना, हर 4 की पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होती है। तो 4 से डिवाइड करा इसको, तो 7, 216 को 4 से करूंगा कितने टाइम्स चला जाएगा, ये जाएगा मेरे पास 5 टाइम्स, है ना, और फिर जाएगा 20, फिर जाएगा ये 4 टाइम, है ना, तो जाएगा 54 इंटू 4 प्लस 1। क्लियर बात बिल्कुल, ठीक है कि नहीं भाई। अब इससे कुछ लेना देना नहीं है मुझको भाई, ये तो रिपीटिशन हो ही रही है, तो जो रिमाइंडर पावर बच रही है उसको देख लूंगा, तो 7 रेज टू द पावर 1 7। तो जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट कितनी होने वाली है, 7 होने वाली है। कैलकुलेटर पर काउंट करके देख सकते हैं ना। चलो, ये वाला टॉपिक क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं, है ना, एक्सपोनेंशियल में रैशनल एक्सपोनेंशियल, रैशनल एक्सपोनेंशियल। तो देखो रैशनल का मतलब क्या भाई, हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में भी, 9th में भी। एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। भाई डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पावर भी फ्रैक्शन में होती है, इन शॉर्ट, है ना, पावर भी फ्रैक्शन में हो सकती है। और ये स्पेसिफिकली किन की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा रूट में n, वेयर n इज ग्रेटर देन व्हाट 0, n की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए ना, n जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 होगा तो कोई वो है नहीं भाई, पावर क्या चेक करेंगे। क्लियर बिल्कुल। ये रूट में लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूं, तो देखो ये स्क्वायर रूट है, इसको क्या, देखो यहां कुछ लिखा तो ये एक स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट की जो पावर होती है वो फ्रैक्शन में 1/2 लिखी जाती है। तो देखो पावर फ्रैक्शन में है ना p/q की फॉर्म में। उसी तरीके से इसको कहते हैं क्यूब रूट, क्या बोलते हैं इसको, क्यूब रूट। इसको अगर लिखूंगा तो n रेज टू द पावर 1/3 हो गया, ठीक है ना। फिर उसी तरीके से ऐसे लिखूंगा तो इसको कहते हैं 4th रूट 5th रूट ऑन सो ऑन, है ना, तो ये हो जाएगा पावर 1/4। उसी की तरह से 12th रूट अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब है पावर 1/12। और आई थिंक ये बात क्लियर हो चुकी होगी बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये है कुछ बात हमारे पास रैशनल एक्सपोनेंशियल की। ये है भाई, ये जो डिस्कवर किया था इन्होंने, है ना, तो इस पर कोई क्वेश्चन ऐसे खास आता नहीं है, बट फिर भी कॉन्सेप्चुअली, है ना, और थोड़ा नॉलेज के लिए मैंने इसको बता दिया है। क्लियर। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना इस पर बेस्ड हम, है ना, 2-4 क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। तो फटाफट पहले इसको नोट कर लो। कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है मेरे को ना, तो देखो यहां पर क्यूब और स्क्वायर याद होने बहुत जरूरी है आपको, वो याद होंगे तो बहुत ज्यादा टाइम बचेगा ना। देखो यहां पर क्या है भाई, पावर किसकी है, नेगेटिव की, और मैंने क्या बताया था कि अगर पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल कर दो, तो मेरे पास क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा ना। तो मैं चाहूँ तो बिना उसके भी पहले कर सकता हूँ, बट मैंने फिलहाल चलो कहा कि रेसिप्रोकल कर लिया, तो 125 रेज टू द पावर 1/3 हो गया, है ना भाई। रेसिप्रोकल होकर पावर का साइन बदल जाएगा, एक्सपोनेंट का साइन बदल जाएगा। 125 देखो किसी का क्यूब होता है तो भाई 5 का क्यूब है, और उसके ऊपर पावर है 1/3, और पावर पे पावर होती है मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर है तो होती है मल्टीप्लाई, तो 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 1/3, कैंसिल आउट कर दिए 5 रेज टू द पावर 1, ठीक है ना। क्लियर बात। मैं बोल रहा हूँ 5 रेज टू द पावर 1, इस बात का क्या मतलब है, 5 रेज टू द पावर 2 बात का मतलब है कि वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। सिर्फ बोलूंगा इसको 1 को तो ये एक्सपोनेंट है। क्लियर है बात बिल्कुल। चलो इसी में देख लेते हैं।
देखो जैसे 64 है, मुझे ना इस वाली वैल्यू को देखना है ज्यादातर, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर कैंसिल हो जाता है, 64 किसका क्यूब है भाई, 4 का क्यूब है, तो 4 क्यूब माइनस 2/3, पावर एस टू द पावर मल्टीप्लाई होगी 4 रेज टू द पावर 3 इंटू माइनस 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 रेज टू द पावर -2, तो इसका आंसर -64 मत कर देना गलती से भी, रेसिप्रोकल कर दूंगा, 1/4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/64, याद रखना इस बात को, बच्चे करते हैं -64, पावर नेगेटिव से वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो बड़ा सही है क्वेश्चन, देखो 4 ना मल्टीप्लाई नहीं है, ये 4th रूट होगा, तो इसको लिखूंगा 27 रेज टू द पावर 1/4, और 27 क्यूब होता है 3 का, तो 3 का क्यूब पावर रेज टू 1/4, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 1/4 विच इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3/4, बात समझ में आएगी नहीं आई, बच्चों वाली बात है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट 3 4 3 3, तो 3 4 3 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, तो हो जाएगा 7 का क्यूब और उसके ऊपर पावर -2/3, इनका होगा मल्टीप्लीकेशन, तो 7 क्यूब इंटू -2/3, 3 से हो गया 3 कैंसिल, 7 रेज टू द पावर -2, नेगेटिव है रेसिप्रोकल करेंगे 7 स्क्वायर और 7 स्क्वायर इज 1/49 आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है बहुत, तो फटाफट से इसको लिख लेना है। नेक्स्ट आते हैं, कहते हैं सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लेना है आपको, कह रहे सिंगल पावर में एक पावर होनी चाहिए, एक पावर होने के लिए बेस भी एक जैसे होने चाहिए, समझ रहे हो, अगर मेरे को सिंगल पावर करनी है तो बेस एक जैसे होने चाहिए सबके, और कोशिश करो छोटे बेसिस बनाने की। यहां पर दिख रहा है 8 है, यहां 2 है, तो भाई 8 को लिखा जा सकता है 2 के बेस में, कैसे, 2 का क्यूब इंटू 2 रेज टू द पावर t, देखो दोनों का बेस सेम मल्टीप्लाई हुआ, बेस से मल्टीप्लाई हुआ, पावर हो जाएगी ऐड, तो 2 रेज टू द पावर 3 प्लस t, बस ये चीज क्लियर है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट वाला, देखो मैंने कहा बेस को सेम बनाओ, भाई यहां पर 3 है, 3 से छोटा कहां जाऊंगा, 9 है, 9 को तो कर सकता हूं, तो इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर उसके ऊपर पावर n+1 अपॉन 3 की पावर 2n-1, ठीक है ना, पावर पे पावर मल्टीप्लाई, पावर पे पावर मल्टीप्लाई, तो 3 रेज टू द पावर 2n में मल्टीप्लाई हो जाएगी ना ये +2 डिवाइडेड बाय 2n-1, हमने पढ़ा था बेस सेम है डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है डिवीजन हो रहा है, पावर हो जाएगी माइनस, तो कर लो, तो 3 रेज टू द पावर न्यूमरेटर वाली पावर में से, तो 2n+2 इसमें से माइनस हो जाएगी ये वाली पावर, याद रखना ब्रैकेट जरूरी है, सॉल्व कर लेते हैं, 3 रेज टू द पावर 2n+2, ठीक है ना, -2n, भाई माइनस मल्टीप्लाई में साइन बदलेगा, -2n और +1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 + 1 3 बन जाएगा, तो 3 रेज टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 27 इज द आंसर, इजी पीजी है बिल्कुल, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे, यहां पर भी देखो, वैसे मैं 4 के बेस में भी कर सकता हूं, बट मेरे को बहुत सिंप्लीफाई करना है तो मैं 2 में ही कर दूंगा, है ना, तो देखो 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और उसके पावर है ऊपर 2t, ठीक है ना, 64 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 6, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, पावर रेज टू द पावर, तो 2 रेज टू द पावर 4t इंटू 2 रेज टू द पावर 6, दोनों का बेस है में पावर हो जाएगी ऐड, तो 2 रेज टू द पावर 4t + 6, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है ना, तो बेसिक क्लियर करने के लिए सफिशिएंट होते हैं, समझ में आ रही बात, तो इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन, मतलब आपको एक्सप्रेशन में लिख कर भी करना है ना, और फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, इन शॉर्ट जो भी एक्सप्रेशन है उसको, जो उसके फैक्टर्स है उनके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना ही फैक्टराइजेशन कहलाया जाता है ना, तो आपको यही करना है यहाँ पर। तो इसके लिए बेसिकली देखो कुछ तो मेरे को फॉर्मुलेज याद होने चाहिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है ना, याद है ना,
a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। आई एम कंसिडरिंग कि आपको वो आते हैं, तो मैं यहाँ पर अभी वो नहीं लिखवा रहा है ना, ठीक है ना। टोटल 10 आइडेंटिटीज होते हैं हमारे पास, तो अच्छी तरीके से याद करके रख लेंगे। तो बेसिकली क्या समझो क्वेश्चन दिया मैंने, कह रहे सिंप्लीफाई करने को भी आएगा, फैक्टराइज करने को भी आएगा ना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने कहा, कह रहे एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सॉल्व कर लो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये वैल्यू एक एक करके इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। सो दिस विल बी एक्स रेज टू द पावर 5, एक्स क्यूब इंटू एक्स, पॉजिटिव है दोनों, एक्स रेज टू द पावर 4, एक्स क्यूब इंटू 1 एक्स रेज टू द पावर 3। इस तरीके से कुछ वैल्यूज हमारे पास है, ठीक है ना। अब आते हैं फैक्टराइजेशन के ऊपर, फैक्टराइजेशन के ऊपर एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए पहले चलो सिंप्लीफाई का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना। कह रहे हैं कि 2 रेज टू द पावर n प्लस 3 प्लस 2 रेज टू द पावर n, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और 2 रेज टू द पावर 3n प्लस 2 रेज टू द पावर 2n, ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखो कह रहे सिंप्लीफाई करना, मैंने ठीक है भाई, है ना। कैसे हो जाएगा, देखो यहां पर मेरे को क्या करना है, बस कॉमन लेना और कुछ नहीं है। लेकिन कॉमन आएगा कैसे, यहां से देखो ये प्लस है, मैंने भी एक आइडेंटिटी बताई आपको कि a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। भाई अगर मैं यहां से यहां पहुंच सकता हूं तो वापस भी तो आ सकता हूं। तो अगर पावर प्लस माइनस में लिखी हो ना ऐसे, तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या मैं इसको 2 रेज टू द पावर n इंटू 2 रेज टू द पावर 3 नहीं लिख सकता भाई? इसका मतलब इसको ऐड करूंगा ना, मल्टीप्लायर है, तो यही तो बात है, प्लस 2n। तो देखो 2n 2 की पावर n 2 की पावर n दोनों तरफ है, कॉमन ले लिया इधर से, तो बच जाएगा 2 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 1। भाई यहां से कॉमन आ गया, 2 क्यूब बचा, यहां से पूरा 2 की पावर n आया, 1 बचा, सॉल्व करूंगा इसको, 2 रेज टू द पावर n, 2 क्यूब 8 होगा, प्लस में 1 9, तो 9 इंटू 2 रेज टू द पावर n। बात समझ में आई? इस सिंपल फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से यहां भी देख लेते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं, देखो यहां पर भी 2 की पावर है 2 है ना, यहां पर भी 2 की पावर 3 है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं 2n तो छुपा हुआ है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 की पावर 2n प्लस n, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हो सकता है ना भाई, 2n और n मिलाकर 3n बनेंगे, प्लस 2 की पावर 2n। सेम ये चीज यहां पर अप्लाई कर लेता हूं, तो बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 2n इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 रेज टू द पावर 2n। देखो ये कॉमन आ रहा है कि नहीं, कॉमन ले लिया, तो 2 रेज टू द पावर 2n कॉमन आ गया, बचेगा 2 रेज टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर है ना। तो ये हो गया हमारे पास थोड़ा सिंप्लीफाई और फैक्टराइज वाला। एक और क्वेश्चन अब लेते हैं, अब आगे थोड़े से डिफरेंट या थोड़े से अलग क्वेश्चन, डिफरेंट तो नहीं है, टफ तो नहीं है, सॉरी ना, थोड़े से अलग। कह रहे हैं 4 रेज टू द पावर x 2 रेज टू द पावर x माइनस 20, कह रहे हैं फैक्टराइज कर दो उसको, है ना। एक क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं पहले। ये हमारे पास 9 रेज टू द पावर x प्लस 10 3 रेज टू द पावर x प्लस 25, ठीक है। इनको कैसे सॉल्व किया जाए समझते हैं। देखो यहां पर ना वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व होता है। देखो मुझे कभी भी ये दिखे ना कि भाई अगर मैं इसमें से या इनमें से किसी को सॉल्व करूं और वो स्क्वायर बन रहा है, तो काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। मुझे दिख रहा है 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 4 को 2 का स्क्वायर, है ना, 4 को 2 का स्क्वायर पावर x ऊपर, ये 2 की पावर x, समझ में आ रही बात। अब देखो जरा ध्यान से, भाई पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई दोनों में से किसी भी तरफ हो जाए, भाई समझो, अगर मैं 3 इंटू 4 बोलूं या 4 इंटू 3 बोलूं, बात तो एक ही है। तो अगर मैं बोलता हूं x की पावर m उसके ऊपर पावर n, इसका आंसर आएगा x की पावर mn। और अगर मैं बोल दूं x की पावर n और उसके ऊपर पावर m, इसका भी आंसर आएगा x की पावर mn। तो अगर मैं इनको इंटरचेंज करता हूं तो मेरे आंसर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता कभी भी। तो क्या मैं इसको इंटरचेंज नहीं कर सकता?
बस इसको बाहर लिख दिया, इसको अंदर हो तो मल्टीप्लाई रहेंगे। क्लियर है बिल्कुल? तो मैं ऐसे ही करता हूँ, तो 2 रेज टू द पावर x होल रेज टू द पावर 2। तो यहां से एक चीज समझ में आएगी कि अच्छा ये भी कॉन्सेप्ट होता है, तो दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि मैंने ये करा दिया तो यही अप्लाई होगा, अब आप इसको कहीं और भी अप्लाई करने की कोशिश करोगे। लॉग में यूज होगा ये, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में यूज होगा ये, समझ में आ रही है ना? ये नहीं कि यहां पढ़ लिया तो भैया ये इसी क्वेश्चन के लिए वैलिड है। ये अप्रोच है, और आपको खुद की अप्रोच भी बनानी है कि भैया हाँ ये तो बता दिया, मैं इसको अपग्रेड कर लेता हूं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता हूं। समझ में आ रही बात? अब देखो जरा क्या फायदा है अगर मैं बोल दूं कि लेट करो 2 की पावर x जो है मैं y कंसिडर करता हूं अगर, तो ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या ऐसा हो जाएगा? ये नहीं हो जाएगा ये भाई, ये जो वैल्यू है ये y थी तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 की पावर x y हो गया माइनस 20। इसको क्या कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, जो कि आपका होमवर्क है, समझ लो। ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं। मिडिल टर्म स्प्लिट अगर नहीं आता है तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं करा दूंगा, बट कंसिडर मैं कर कहूं कि मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आता है ना। बेसिकली 5 और 4 से हो भी जाएगा, -5 और 4 है ना। चलिए, तो सेम यहां पर भी है। देखो मैंने क्या पूछा आपको कि भाई यहां नंबर है ना जिसमें पावर बन रही है, वो उसकी कुछ ना कुछ पावर ये है क्या? जैसे यहां पर 2 की पावर x थी, ये 4 की पावर x थी, तो ये नंबर इसका स्क्वायर था। या 3 की पावर x है या 9 की पावर x है। अब दिमाग तुम्हारे चलना शुरू हो जाएगा कि भाई ये भी तो 3 की पावर 2 है, 3 रेज़ टू द पावर 2 है, तो इसको लिख सकता हूं ऐसे। तो 3 का स्क्वायर उसकी पावर x प्लस 10, 3 की पावर x प्लस 25। बात समझ में आई? लेट कर इसको देखो इंटरचेंज कर दिया तो जाएगा 3 की पावर x और होल रेज़ टू द पावर 2 प्लस 10 3 रेज़ टू द पावर x। लेट कर लिया इसको, लेट y इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर x। पुट कर दो, सेम ही तो चीज है, पुट कर दो, कितना हो जाएगा ये जाएगा y स्क्वायर प्लस ये जाएगा मेरे पास 10y प्लस 25। इसको भी आप है ना DIY डू इट योरसेल्फ खुद से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 और 5 वैसे भी बन जाते हैं, ठीक है ना। ये कुछ हमारे पास एक टॉपिक था, फटाफट से सारे टॉपिक को नोट कर लो, ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना खुद से, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। भाई नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो देखो हमने एक्सपोनेंट पढ़ लिया है ना, उसके लॉज पढ़ लिए, एक्सप्रेशन पढ़ ली, ठीक है, और रैशनल एक्सपोनेंशियल पढ़ लिया हमने, ठीक, और फैक्टराइजेशन हो गया हमारे पास। अब आ रहा है ये है ना इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन के बाद फंक्शन है, फिर ग्रोथ और डिके है हमारे पास, ठीक है ना। तो बस यही हमारे पास टॉपिक बच रहे। देखो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन मतलब कि किसी चीज के बराबर है ना। एक्सप्रेशन जब मैं किसी को किसी के इक्वल नहीं रखता, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2 की पावर x प्लस 3, दैट्स इट, दिस इज एन एक्सप्रेशन। किसी को बस ये खुद की खासियत बता रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको रख दूं बराबर 0 के, ये किसी के बराबर हो गया, इक्वेट कर रहा हूं इसको, मैं क्या कर रहा हूं इसको इक्वेट, इसको इसके इक्वल रख रहा हूं, सो दिस बिकम्स इक्वेशन। तो डिफरेंस क्या है, एक्सप्रेशन खुद की एक खासियत होती है, वहीं पर इक्वेशन दो वैल्यूज का कंपैरिजन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो इक्वेशन तो ये समझ में आया। एक्सपोनेंशियल मतलब ये एक्सपोनेंट में कुछ ना कुछ होगा, तो वो कह रहे हैं ऐसी इक्वेशन जहां पर अननोन अकर कर जाए। अननोन का मतलब होता है वेरिएबल, इसकी वैल्यू मुझको पता नहीं है, वो आ जाए कहां पर, इंडेक्स में या फिर एक्सपोनेंट में, है ना। तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। हमको वही ढूंढना है ना, जो वेरिएबल आ गया वही इसमें ढूंढना पड़ता है। तो देखो ये सॉल्व होता है ना, बाय कंपेयरिंग द बेस, बाय है ना सॉल्व बाय कंपेयरिंग द बेस। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने कहा 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 8 है, तो बताइए x क्या होगा। तो इसके लिए मुझे दोनों तरफ के बेस सेम बनाने होंगे, क्योंकि बीच में इक्वल चल रहा है, बेस सेम है तो पावर सेम होगी। तो देखो है ना, या एक्सपोनेंट सेम होगा, तो देखो 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू दिस कैन बी रिटन एज 2 क्यूब। दोनों का बेस सेम,
इक्वल का साइन है, सो एक्सपोनेंट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अगर यहां पर कुछ और लिखा होता, फॉर एग्जांपल 5, तो मैं कैसे बताता, मैं थोड़ी बता सकता हूं। तो हमने क्या कर दिया, बेस को सेम बना लिया। अब क्या लिख दिया, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स। क्या लिखेंगे इसको, कंपेयरिंग द बेस या फिर कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स। बेस को कंपेयर कर लो कि भाई बेस सेम है इसलिए पावर एक्सपोनेंट सेम हो रहे हैं, या फिर लिख सकते हो डायरेक्ट कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स। सो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसके अंदर। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला 1/125 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर x। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको 5 के बेस में लाना पड़ेगा। 1/5 रेज टू द पावर 3, क्यूब 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 होता है ये, इसको ऊपर लेकर आना पड़ेगा। 5 देखो रेसिप्रोकल होगा, साइन चेंज हो जाएगा, 5 रेज टू द पावर -3, तो 5 रेज टू द पावर x, दोनों का बेस सेम तो दोनों की पावर भी सेम, यानी कि एक्सपोनेंट भी सेम हो जाएगा, सॉरी, तो जाएगा x इज इक्वल टू -3। क्लियर है बात बिल्कुल, है ना। तो छोटे मोटे क्वेश्चन है, कुछ दो तीन क्वेश्चन और उठा लेते हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। चलो भाई, क्या है, एक क्वेश्चन लिया मैंने लिखा 4 रेज टू द पावर 2x + 1 इज इक्वल टू 8 रेज टू द पावर 1 - x। एक ये क्वेश्चन है। देखो यहां पर बेस सेम बनाना पड़ेगा, तो ये दोनों किस में आ सकते हैं, ये 2 में आते हैं ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 2x + 1, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 1 - x। मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 रेज टू द पावर 2 × 2 4x + 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 3x। दोनों का बेस सेम तो इक्वल है, तो इनके एक्सपोनेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे, तो इनको डायरेक्ट कंपेयर कर लिया। 4x + 2 इज इक्वल टू 3 - 2x। x फाइंड करना है तो x को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले गए, तो 4x माइनस इधर आकर 2x, ये 2 इधर जाएगा तो ये जाएगा 3 - 2, तो जाएगा 6x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/6। है कि नहीं भाई, इजी पीजी है। चलो एक और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहे 2 रेज टू द पावर x इंटू 8 रेज टू द पावर 1 - x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो देखो सबसे छोटा जो बेस हो ना वो बनाने की कोशिश कर लो। यहां पर तो ऑलरेडी 2 की पावर x ही है, 8 को लिख सकता हूं 2 का क्यूब पावर 1 - x, इसको ऊपर ले जाते थे 4 रेज टू द पावर -1 बन जाएगा, है ना भाई। सॉल्व करते हो, ये जाएगा 2 रेज टू द पावर x इंटू पावर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 रेज टू द पावर 3 × 1 3, 3 × -x -3x, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 रेज टू द पावर हो जाएंगे x + 3 - 3x, ठीक है ना। ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऊपर, तो 2 रेज टू द पावर -2। इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो 2 रेज टू द पावर 3 -3x और x -3x + x -2x, 2 रेज टू द पावर -2, है ना। देख लो ना, दोनों का बेस सेम है, तो दोनों की पावर यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो भी सेम हो जाएगा। तो कितना है देखें, जगह 3 - 2x इज इक्वल टू -2, 2 इधर आ गया माइनस, ये आ गया इधर, तो ये हो जाएगा मेरे पास, नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3 + 2 इज इक्वल टू 2x, तो 5 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आ गई 5/2। समझ में आई बात। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, इनको नोट कर लो। कुछ एक क्वेश्चन है इक्वेशन के भी कर लेते हैं, है ना, तो फटाफट से इनको नोट कर लो। चलो भाई, ये 2 क्वेश्चन है ना, जैसे फैक्टराइजेशन वाले थे वही है, बस यहाँ पर इक्वेशन बन गई है, तो x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखो कॉन्सेप्ट तो वही वाला है ना भाई, ये 4 है, ये 2 है, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और उसकी पावर x, ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर x + 8 इज इक्वल टू 0। इंटरचेंज कर भी दूंगा, तो 2 रेज टू द पावर x होल रेज टू द पावर 2, 6 × 2 रेज टू द पावर x + 8 इज इक्वल टू 0। इसको सपोज कर लिया कि भाई लेट कर लिया, लेट 2 रेज टू द पावर जो x है वो y है,
है ना भाई, तो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म से इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो ये जाएगा 4 इंटू 2 है ना भाई, 8 इंटू 1 8 से मल्टीप्लाई करके, तो जाएगा वाई स्क्वायर। आई एम कंसिडरिंग कि आपको आता है मिडिल टर्म स्प्लिट है ना, नहीं आता है तो मेरे को बता देना। वाई स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास कितना, 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेता हूँ y, तो y माइनस 4 बचेगा, यहां से नेगेटिव कॉमन आएगा 2, तो y माइनस 4 आ गया, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा y माइनस 2 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। किधर लिखे इसको, चलो यही लिख देते हैं, ठीक है। काम करते हैं, इस क्वेश्चन को लिख देते हैं इधर, इस वाले को 25 रेज़ टू द पावर x माइनस 23 है ना, ताकि नीचे नीचे हो जाए, क्लियर है। फिर बाद में वापस लिख लेंगे। तो ये जाएगा मेरे पास, दैट मीन्स y की वैल्यू या तो 2 आएगी या फिर y की वैल्यू 4 आएगी। बट ध्यान देना ये मेरा आंसर नहीं होगा, मुझे क्वेश्चन x के लिए पूछा गया था, तो y को मैंने क्या कंसीडर किया हुआ है, 2 रेज़ टू द पावर x, तो 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 1 है ना ये भाई, 2 की पावर 1 2 होता है, और अगर इसकी बात करें तो 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। अगर अब मैं कंपेयर करूं, यहां से आंसर आएगा 1 और यहां से आंसर आएगा 2, ये होगा मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। ये बात क्लियर बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्या है, ये भी ऐसे होगा सॉल्व, इसमें भी क्या है, सेम ही है भाई। मुझे देखो यहां पर दिख जाएगा आपको कोई ना कोई रिलेशन, पक्की बात है, 101% होगा कुछ ना कुछ। सॉल्व इसको किया जाएगा तो ये जाएगा 5 का स्क्वायर उसकी पावर x माइनस 23 5 रेज़ टू द पावर x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। फिर इसको लिख सकता हूँ 5 रेज़ टू द पावर x और होल रेज़ टू द पावर 2 माइनस 23 5 रेज़ टू द पावर x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। लेट कर लिया 5 रेज़ टू द पावर x, लेट 5 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू y हो गया, यहाँ रख दो y स्क्वायर माइनस 23y माइनस 50, फैक्टर करने इसके 50 लाना है, दो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन और माइनस करके 23, तो 25 और 2, सो y स्क्वायर माइनस 25y प्लस 2y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं यहां से y, तो y माइनस 25 प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस 25, ठीक है, y माइनस 25 और ये हो जाएगा y प्लस 2। कोई दिक्कत, सॉल्व कर ले तो ये जाएगा y की इज इक्वल टू 25 या फिर y इज इक्वल टू माइनस, देखो ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा भाई, इसकी कुछ भी पावर करूंगा नेगेटिव थोड़ी आंसर आएगा मेरे पास, पॉजिटिव बेस है वो, तो इसको लूंगा मैं सॉल्व करने के लिए। तो y की वैल्यू देखो, ये जो आंसर है ये तो इस इक्वेशन के लिए है, मेरा जो क्वेश्चन था उसके लिए थोड़ी है, तो जो वैल्यू होगा वही तो लूंगा। तो y इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हो गया ना ये 25 को, और y की वैल्यू थी 5 रेज़ टू द पावर x, तो 5 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, कंपेयर करूंगा एक्सपोनेंट्स को तो x की वैल्यू आ गई। तो ये चीज का ध्यान रखना कि कौन सा मेरे काम का है कौन सा काम का नहीं है, यहाँ पर क्लियर है बात बिल्कुल, ठीक 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 ठीक। चलो तो ये दो बेसिक से क्वेश्चंस है ना, आप इनको नोट कर लो, उसके बाद आते हैं अपने फंक्शन पर, है ना, फंक्शन पर। वैसे चलो यही बता देते हैं, इसी में हो जाएगा काम, कुछ बात है नहीं खास। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझो। देखो फंक्शन बेसिकली क्या होता है, फंक्शन में क्या होता है, ये एक यूनिक इनपुट पर फंक्शन भी पढ़ेंगे ना, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, एक यूनिक इनपुट पर एक यूनिक आउटपुट मिल जाए मेरे को, बस तो फंक्शन हो जाता है। मतलब कुछ इनपुट दो कुछ आउटपुट मिल जाए, एक इनपुट पर दो आउटपुट ना मिले बस, है ना, कोई एक वैल्यू मैंने इनपुट दी और इसके रिजल्ट में दो आउटपुट नहीं आने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, दो इनपुट पर सेम एक आउटपुट आ सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, दो इनपुट पर सेम आउटपुट आ सकता है ना,
इसको, है ना, अगर मेरे पास इसको मैनी वन फंक्शन कह देते हैं बेसिकली, ठीक है। फिलहाल इन पर बात नहीं कर रहे थे डिटेल में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बस यही चीज है क्या है कि भाई एक्सपोनेंट तो है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में तो है, तो मैं ऐसे लिख देता है ना फंक्शन को एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कहते हैं हम इसको, ऐसे हो गई। और ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, ये क्लियर बात बिल्कुल, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो यहां पर क्या है कि भाई ये एक फंक्शन के लिए वैलिड हो जाएगा कि यहां पर मैं कुछ वैल्यू रखता रहूंगा तो मेरे को क्या रहेगा, एक सिंपल है ना, एक आउटपुट मिलता रहेगा, एक इनपुट देता रहूंगा एक आउटपुट मिलता रहेगा, तो फंक्शन बन गया वो। और इसी को मैं अगर सिंप्लीफाई और करूं तो y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x हो गया। कोई दिक्कत बात इसमें, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल छोटा सा, मैंने कहा कि y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x है, y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x है, ठीक है। और मुझे अब इसका ग्राफ बनाना है, मुझे क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, क्लियर है बिल्कुल। तो कैसे बनेगा, है ना, तो कैसे बनेगा, ये बना दिया इस तरह से, ठीक है। ये काम करो भाई, है ना, इसको थोड़ा सा साफ ही बनाऊंगा, पूरा बड़े पर ही थोड़ा ज्यादा उधर पहुंच जाएगा तो क्लियर नहीं दिखेगा। तो फटाफट इसको नोट कर लो, फिर इसके ग्राफ पर बात करते हैं ना, इसके ग्राफ पर, तो साथ ही साथ में नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी करा देंगे ना। तो फटाफट इसको नोट कर लो, फिर इसके ग्राफ पर बात करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना, तो इसका ग्राफ बना लेंगे। तो देखो इसी में हम नेचुरल भी कर लेंगे, मैंने कहा एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x, है ना, ग्राफ बनाना है हमको इसका। तो भाई x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, y की वैल्यू आती रहेगी। तो भाई फंक्शन बेसिकली क्या है, फंक्शन है कि एक इनपुट से एक आउटपुट मिल जाए, है ना, और एक इनपुट पर दो आउटपुट नहीं आने चाहिए, बस सिंपल बात है। तो हमने कहा ठीक है, मैं ऐसे बना लेता हूं इस तरह से, ये रहा ना, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ओरिजिन 1 2 3, छोटी छोटी वैल्यूज, चलो 1 2 3, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 4 5 -1 -3 -4, ठीक, 1 2 3 4 6 7 8 9 -3 ना, x हो गया, x डैश y y डैश, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं x की वैल्यू यहां पर क्या रखूं, 1 रखूं, x की वैल्यू क्या रखूं, 1 रखूं, तो x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू अगर 2 रख दूं तो भाई 2 इंटू 2, ये बेसिकली हो जाएगा 4, 2 की पावर, है ना 2, ये जाएगा 4। अगर मैं x की जगह 3 रख दूं तो 2 रेज टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 2 रेज टू द पावर 3 8 इधर आ जाएगा, और फिर 4 करूंगा तो 16 आ जाएगा, इस तरीके से ना। तो इस तरीके से वैल्यू क्या रहेगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी, क्लियर है। अगर मैं क्या रखूं, 1 रख दूं तो 2 आ गया, 1 रख दूं तो 2 आ गया, 2 रख दूं तो 4 आ गया, 3 रख दूं तो 8 आ गया, और फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा बस। और अगर मैं x की जगह पर 0 रखूं तो कितना आएगा, x की जगह 0 1 आएगा, तो ये ऐसे पास होगा। लेकिन क्या ये नेगेटिव होगा कभी, नहीं। मैं इसकी पावर अगर नेगेटिव भी रखता हूं, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव भी डाल दूंगा मैं, तो आंसर मेरा नेगेटिव नहीं आएगा, छोटा होता चला जाएगा ना, वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर रख दूं x की पावर कितनी, मैं -1 रख दूं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर -1, दैट मींस 1/2 आंसर हो जाएगा ये, और 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5, तो 0.5 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू बीच में आ जाएगी इन दोनों के। तो इस तरीके से क्या होगी, ये छोटी होती चली जाएगी, लेकिन कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करने वाली है, और ना ही कभी नेगेटिव होने वाली है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो ये होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। इसी में हमको ना ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ने को मिल जाती है, वो हम फंक्शन वाले में कंसीडर कर लेंगे, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूं, या इसको मैं वर्टिकल लाइन के थोड़ा सा इधर से ऊपर बना दूं, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है,
इस वर्टिकल लाइन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, यहां से ना होकर यहां से पास हो जाएगा अगर मैं प्लस माइनस कर दूं कुछ, ठीक है ना। इसी में +2 कर दूं तो ये यहां से ना पास होके कहां से, इधर से पास होगा 3 से। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? माइनस कर दूं तो नीचे से पास होगा। क्लियर है बिल्कुल? तो देखो यहां से एक दो चीजें और बता देता हूं, है ना, कि ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है इस फंक्शन का, ये क्या हो रहा है, x के क्लोज आता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, कर्व है ना, या फिर ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज आइसेम्प्टोटिक, है ना, टू x एक्सिस। किसके? x एक्सिस के। इस बात का मतलब है कि x एक्सिस को टच नहीं करेगा ये, लेकिन x एक्सिस के क्लोज आता चला जाएगा, है ना। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है। अब इस पूरे की वैल्यू की मैं बात करूंगा, तो देखो याद बस ये रख लेना है, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ग्राफ मेरा ये मूव कर रहा है, ये वाली चीज ये है। अब इसी में, है ना, इसी क्रम में थोड़ा सा चेंज करते और कह देते कि भाई वो नेचुरल है। क्या है? नेचुरल। नेचुरल क्या? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो जैसे लॉग में भी होता है ना, एक कॉमन लॉग होता है ना, कॉमन लॉग होता है और एक नेचुरल लॉग होता है, ये वैसे सही है ना। बेसिकली एक्सपोनेंशियल के बाद ही लॉग है, समझ रहे हो? उसी को बस लिखने का एक दूसरा फॉर्मेट हो जाता है लॉग। तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? जिस तरीके से यहां पर कोई भी बेस मैंने लिखा हुआ है, 2 है, 10 है, 5 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहां पर जो होता है, यहां पे जो होता है वो बेस होता है ई। बेस क्या होता है? ई। इसको यूलर्स नंबर भी कह देते हैं कहीं कहीं पे, यूलर्स नंबर। कहीं कहीं पे क्या कहते हैं? हाँ, यूलर कह लो, कुछ भी कह सकते हो, है ना। तो ये भी एक इररेशनल नंबर ही होता है, इररेशनल नंबर। ये भी एक इररेशनल नंबर ही है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास पाई एक इररेशनल नंबर होता है, क्लियर बात? जैसे पाई एक इररेशनल नंबर होता है ना, तो ये भी इररेशनल नंबर ही होता है। तो अगर मैं फंक्शन को ऐसे लिख दूं y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, तो ये फंक्शन कहलाया जाएगा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो होते हैं वो फॉलो हो जाते हैं सारे, है ना। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉलो होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है ना? कोई दिक्कत इसके अंदर? यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूं, e रेज टू द पावर 2x प्लस मल्टीप्लाई e रेज टू द पावर x, तो इसका मतलब हो जाएगा e रेज टू द पावर 2x प्लस x विच इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 3x, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर? तो जो इसका ग्राफ भी है वो भी इसी तरीके से मूव करने वाला है मेरा, ठीक है ना। बस क्या होगा, ये कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जितना ही क्लोज आता रहेगा एक्स एक्सिस के, वो क्या हो जाएगा भाई, नॉट डिफाइंड तक जा सकता है ना, बहुत ज्यादा क्लोज आ सकता है, बहुत। ये बढ़ता रहेगा, कभी इसको टच नहीं करने वाला है। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर? ठीक है। तो इसके ग्राफ को मैं बोलूंगा तो वो ग्राफ भी ऐसी होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देता हूँ कि बेसिकली इसकी जो वैल्यू होती है वो फैक्टोरियल से निकलती है ना। फैक्टोरियल अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि फैक्टोरियल क्या है। बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है 3, तो इसके आगे साइन लगा दिया ऐसे करके, हाँ? और अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये भी उसी बात को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कहता है कि भाई हम अगर ऐसा लिख रहे हैं तो इस बात का मतलब है कि ये वैल्यू कहां तक जा रही है, अप टू 1 तक जा रही है और मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है। इसको कहेंगे 3 फैक्टोरियल। क्या बोलेंगे इसको? 3 फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं इसको? फैक्टोरियल, ठीक है ना, फैक्टोरियल नोटेशन। तो इसका आंसर आ गया 6, है ना। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि 5 फैक्टोरियल, तो ये बात क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 20 और ये 6 तो 120, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है ना, तो ये जो वैल्यू है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई को, कि ये है 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल
1/3 फैक्टोरियल डॉट 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 चलता रहेगा ना। क्लियर है बात बिल्कुल, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट, ये एक इरेशनल नंबर है ना, वैसे तो इरेशनल नंबर है तो कभी टर्मिनेट तो होगा नहीं, तो हम राउंड ऑफ वैल्यू की मैं बात करूं तो 2.718 के अराउंड इसकी वैल्यू है ना। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं बनती इसके अंदर। तो ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक रह जाता है, दैट इज ग्रोथ एंड डिके। उसके ऊपर एक एक है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको समझा देंगे, तो क्वेश्चन में ही वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ग्रोथ बेसिकली आप समझ ही गए कि भाई जैसे एक फंक्शन है ना, या कोई कंपनी है, उसकी सेल बढ़ रही है घट रही है ना, तो बढ़ना ग्रोथ हो गया, घटना डीके हो गया या फिर डेप्रिसिएशन हो गया, है ना। जैसे मैं बोलूंगा कि भाई एक पॉपुलेशन है, जैसे ना पॉपुलेशन किसी भी चीज की है ना, पॉपुलेशन किसी भी, जैसे वायरस की हो गई, बैक्टीरिया की हो गई, लोगों की हो गई, एनिमल्स की हो गई, वो क्या कर रही है, वो ग्रो कर रही है ना। और डीके की मैं बात करूं या डिप्रिसिएशन की, जैसे मैं कोई आइटम में खरीदा, मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदा, मैंने कोई व्हीकल खरीदा मैंने, तो डे टू डे क्या हो रही है, उसकी वैल्यू घटती चली जा रही है। समझ में आ रही है बात। तो उसी पर एक एक क्वेश्चन करेंगे और हमारा लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल इस वाली बात को नोट करो और फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो दो बातें कह रहे हैं, लास्ट टॉपिक है ना, इसके बाद एक छोटा सा ग्राफ और है ना, वो भी और करा देंगे। इसके बाद एक इन पर एक एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर वो ग्राफ करा देंगे ना। कह रहे ग्रोथ और डीके है ना, तो कह रहे हैं ये क्या चीज है, कह रहे हैं एग्जामिन वेयर द क्वांटिटीज आर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, है ना। यानी कि कोई क्वांटिटी है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई कि भाई कोई अलग कोई खतरनाक टॉपिक है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को ही बता रहा होता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और एक्सपोनेंशियली का मतलब क्या है भाई, एक्सपोनेंट क्या है ना, सेम वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन तो है, तो वही है यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने दोनों के लिए अलग अलग बना दिया है ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लिया कि एक इसके लिए और एक इसके लिए पैरेलली। तो ग्रोथ में इंक्रीजिंग है और डिके में डिक्रीजिंग है, भाई इसमें कुछ वैल्यू बढ़ रही है, उसमें कुछ वैल्यू घट रही है। बात समझ में आ रही है। तो ग्रोथ में मैंने एक एग्जांपल लिया है ना कि भाई पॉपुलेशन ऑफ अ बैक्टीरिया इंक्रीज हो रही है, वायरस है, एनिमल है, हम है, कुछ भी है, किसी की इनकम है, ठीक है, इकोनॉमी है, कुछ भी हो सकती है। एक क्वेश्चन है इस पर ना, तो कह रहे हैं कि भाई कंसीडर अ पॉपुलेशन ऑफ 100 माइस, है ना, छोटे छोटे चूहे, है ना। कह रहे हैं विच अंडर फेवरेबल कंडीशन, कुछ बढ़िया कंडीशन उनको मिली है, खाने पीने की चीजें मिल गई हैं बढ़िया से, तो उनकी जो ग्रोथ है ना कितनी हो रही है, 20% हो रही है ईच वीक, हर वीक में 20% बढ़ जाता है वो, ठीक है। कह रहे हैं टू इंक्रीज अ क्वांटिटी बाय 20% वी मल्टीप्लाइड बाय 1.2। अगर मेरे पास 20% का इंक्रीज है, तो जो इंक्रीमेंट मुझे दिखाना है उसको कैसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 1.2 से। बेसिकली समझ लो इसको भाई, 100% है, इसमें ऐड हो गया क्या 20%, टोटल हो गया 120%, और इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 120 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 1.2। ऐसे हम बोल देते हैं ना, तो डायरेक्ट देखो अगर ग्रोथ है तो यहां पर प्लस, और अगर डिके है तो ये माइनस, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो इस वजह से यहां पर ये लिख दिया उन्होंने क्वेश्चन में, एग्जाम में नहीं आएगा हमको, बट फिर भी पता होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि अगर Pn जो है ना, Pn जो है पॉपुलेशन है आफ्टर n वीक्स, तो देन हमको कुछ बातें यहां पर बतानी है, वो मैंने लिखी नहीं है क्योंकि अब मैं उनको लिखूंगा, है ना। तो उन्होंने कहा है P0 बताइए। P0 का मतलब ये हुआ कि कोई अभी वीक शुरू नहीं हुए, स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात वो कर रहे हैं ना। तो कितने माइल्स हैं, तो देखो स्टार्टिंग में कितने थे, 100। बात समझ में। कह रहे फर्स्ट वीक हो गया, एक वीक हो गया, तो क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएंगे, और किससे इंक्रीज हो जाएंगे भाई, 1.2 से, तो जाएगा 100 इंटू 1.2। ये फर्स्ट वीक के बाद ये इनकी वैल्यू हो जाएगी, देख लो ना भाई, मल्टीप्लाई करके 120 आ रहा है भाई, मल्टीप्लाई करो 120 आएगा, 20% बढ़ गया, 100 से 20% बढ़ा 120 ही तो आया, तो मल्टीप्लाई करके देख लो। सेकेंड वीक, तो जो प्रीवियस है ना, जो पहले आए उसका 20% बढ़ेगा, समझ लो ना बात को।
तो प्रीवियस ये था तो जाएगा दिस इंटू 1.2 और इसका भी 1.2। भाई इस पूरे का 1.2 हुआ ना। सॉल्व कर लूंगा इसको तो कितना हो जाएगा, ये तो जाएगा 100 इंटू 1.2 का स्क्वायर। देखो ना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज में भी तो करा है ऐसा। इसको सॉल्व करूंगा तो जाएगा 100 इंटू 1.2 स्क्वायर और इंटू में 1.2 मल्टीप्लाई करूंगा, स्क्वायर है और 1 है, पावर हो जाएगी 3 तो जाएगा 100 इंटू 1.2 का। तो देखो यहां से पैटर्न दिखेगा ना, जितने वीक में है 1.2 की उतनी पावर है। तो अगर मैं बोलूंगा कि n वीक्स, इसको सॉल्व करता है, मैंने बोला n वीक्स, सो 100 इंटू 1.2 रेज टू द पावर n। तो ये हमारे पास जनरल रिलेशन आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, जनरल रिलेशन आ गया कि इस फॉर्मेट में, इस फॉर्म में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ n, है ना। सेम वैसे ही जाएगा इस तरह से। भाई 100 तो है, कम से कम 100 तो है, और इसमें ऐसे नहीं जाएगा, बस इसमें इस तरफ नहीं आएगा, कम नहीं हो रहे, ज्यादा ही हो रहे, तो 0, ये 100 से शुरुआत होगी और बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है, 100 से शुरुआत होगी और इस तरीके से बढ़ती हुई चली जाएगी। क्लियर है। इधर लिख दिया मैंने वीक्स, या वीक्स, और यहां पर माइल्स। क्लियर है बात, बिल्कुल है ना भाई, इजी पीजी है। नेक्स्ट अगर डीके पर, तो देखो डीके में क्या, डीके में या फिर डिप्रीशिएट, जहां पर वैल्यू घटती चली जाए, कम होती हुई चली जाए। समझ में आ रही बात। तो सेम वही कह रहे हैं, कंसीडर अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, विद ओरिजिनल वेट उसका 20 ग्राम है। कह रहे हैं वो हर साल, है ना, एवरी ईयर 5% क्या हो रहा है, डिके हो रहा है ना, 5%। तो कह रहे हैं अगर डिके हो रहा है तो आप 95% कंसीडर करेंगे या फिर आप 0.95 बोलेंगे उसको, है ना। देखो ना भी, जैसे ये बताया मैंने 100% है और कम हो रहा है तो माइनस कर दिया 95%। परसेंट मतलब क्या हो गया भाई, पर मतलब डिवाइड, सेंट मतलब 100 है ना, तो डिवाइडेड बाय 100, सो दिस इज 0.95। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम चीज है, यहां पर कह रहे हैं कि WN है ना, यानी कि ये वेट रिप्रेजेंट कर रहा है n ईयर्स में, तो आपको यही वाली कंडीशन बतानी है। तो देखो W0 मतलब स्टार्टिंग में जो वेट था, तो स्टार्टिंग में तो वेट देखो 20 ग्राम था भाई, 20 ग्राम था। फर्स्ट वीक में ना, फर्स्ट ईयर में ना, एक ईयर होने के बाद, तो 20 इंटू 0.95, भाई टोटल का 0.95 ही बचा ना, बस इतने ग्राम। ठीक है, सेकेंड ईयर, सो 20 इंटू 0.95 और इसका भी 0.95, है ना भाई। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 20 इंटू 0.95 का स्क्वायर। थोड़ी साफ हैंडराइटिंग कर देते हैं जरा, 20 इंटू 0.95 स्क्वायर, इतने ग्राम। ठीक है, फिर थर्ड ईयर, सो इसमें 20 इंटू 0.95 स्क्वायर इंटू इस पूरे का 0.95, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यूब बन जाएगा ये, तो 20 इंटू 0.95 क्यूब, इतने ग्राम। तो देखो यहां से भी कंक्लूड कर सकता हूं, है ना, n ईयर अगर हो जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, ध्यान से देख लो, ये हो जाएगा 20 इंटू 0.95 रेज टू द पावर n, इतने ग्राम बचेगा। तो ये भी क्या हो गया, जनरलाइज हो गया। ठीक है ना, ये भी क्या हो गया, जनरलाइज हो गया। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो इसका अगर मैं ग्राफ बोलूंगा ना, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, ये डिके है ना, कम हो रही है वैल्यू, है ना, ये कम हो रही है। तो मान लीजिए ये वेट था 20 ग्राम, ये है ना 20, तो ये ऐसे जाएगा इस तरीके से। क्लियर है बिल्कुल भाई, ये है ना 20, तो ये कम होता चला जाएगा धीरे 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 धीरे, और किसी पॉइंट पर जाकर 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो ये दोनों चीजें हो गई, ग्रोथ, डिके,
इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इसके बाद एक हमारा ग्राफ रह रहा है ना, है ना, बेल ग्राफ करके होता है, एक बेल ग्राफ है बस वो रह रहा है, एक एक्सपोनेंशियल के दो क्वेश्चन और कर लेंगे तो कॉन्सेप्चुअली सारा कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, सारे फैक्ट जो होंगे वो कवर अप हो जाएंगे। फिलहाल इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट आते हैं। चलो अभी दो क्वेश्चन है ना, कह रहे हैं एन एंटोमोलॉजिस्ट है ना मॉनिटरिंग अ ग्रासहॉपर प्लेग, एक प्लेग को वो नोटिस कर रहा है ना, और क्या हो रहा है उसमें ना, उसने क्या नोटिस करा, उसे नोटिस किया कि जो एरिया अफेक्टेड है ना ग्रासहॉपर से, वो कितना है, वो है ये an is equals to 1000 into 2 raised to the power 0.2 n hectares where n is the number of weeks after the initial observation। यानी कि स्टार्टिंग के है ना, स्टार्टिंग के बाद इस रिलेशन में है ना, इस रिलेशन में वो क्या हो रहा है, एरिया इफेक्ट होता चला जा रहा है उस प्लेग से। बात समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं कि वो इस प्लेग को मॉनिटर कर रहा था तो उसने एक नोटिस करी बात कि जो एरिया इफेक्ट हो रहा है, जिस पर प्रभाव पड़ रहा है ना, वो इस पे है ना, वो इस कंडीशन पे फॉलो हो रही है ना, यानी कि इस वाली बात को वो फॉलो कर रहा है कि जो इतने वीक्स हैं, इतने वीक्स होंगे तो इतना एरिया क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं कि आपको बताना है फाइंड द ओरिजिनल अफेक्टेड एरिया, यानी कि स्टार्टिंग में कितना एरिया था, स्टार्टिंग में कितना एरिया था। तो देखो इन्होंने लिखा हुआ है ए एन इज इक्वल टू 1000 इंटू 2 रेज टू द पावर 0.2 n, इतने हेक्टेयर। तो देखो हेक्टेयर का मतलब होता है 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000, 10,000 मीटर स्क्वायर को 1 हेक्टेयर कहा जाता है, 10,000 मीटर स्क्वायर को 1 हेक्टेयर कहा जाता है। तो n की वैल्यू देखो, स्टार्टिंग इनिशियल है ना, तो कोई वीक है थोड़ी, वो तो स्टार्टिंग वाला फेज है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब 2 इंटू 0 0 हो गया, 2 रेज टू द पावर 0 1 हो जाएगा ये, तो ये तो 0, ये क्या हो जाएगा भाई, ये पूरा 0 होकर ये तो 1 हो जाएगा ना, पावर 0 होगी तो 1 हो गया, बचेगा 1000। दैट मींस स्टार्टिंग में 1000 हेक्टेयर एरिया जो था इफेक्टेड था, 1000 हेक्टेयर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं 5 वीक्स के बाद, कह रहे हैं कि आपको बताना है 5 वीक्स के बाद कितना इफेक्ट हो जाएगा। तो 5 वीक्स कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं ना, 5 वीक्स। तो देखो A5 हो जाएगा ना, A5 n की जगह नंबर ऑफ वीक्स 5 हो गए, A5 इज इक्वल टू 1000 इंटू 2 रेज टू द पावर 0.2 इंटू 5, है ना, नंबर ऑफ वीक्स 5 हो गए ना भाई। सॉल्व करूं इसको तो दिस इज 1000, 5 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 1 हो जाएगा, क्लियर है? और सॉरी पावर 1 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2, पावर 1 हो जाएगी तो ये जाएगा 2, दैट मीन्स 2000 हेक्टेयर। ठीक है ना, स्टार्टिंग में रहेगा 1000 और जैसे ही 5 वीक हो जाएंगी वैसे ही 2000 हेक्टेयर हो जाना है। ठीक है, 10th वीक देखते हैं, तो 8n तो 1000 इंटू 2 रेज टू द पावर 0.2 इंटू 10, इसको सॉल्व करूंगा तो जाएगा 1000 इंटू भाई 10 इंटू 0.2 2 बन जाएगा, है ना, तो 2 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 1000 4000 हेक्टेयर। अरे बाप रे बाप, बढ़ता जा रहा है बड़ी तरीके से। 12th वीक की बात करें, 12th वीक की बात करें तो कितना होगा भाई, A12 इज इक्वल टू 1000 इंटू 2 रेज टू द पावर 0.2 इंटू 12, तो जाएगा 1000 इंटू 2 रेज टू 12 इंटू 0.2, ये बन जाएगा 2.24। तो देखो इसको हमको क्या करना पड़ेगा भाई, कैलकुलेटर में सॉल्व करना पड़ेगा ना। वैसे एक राउंड ऑफ आइडिया अगर हम लगाना चाहें तो लगभग लगभग है ना, लगभग कितनी वैल्यू आती है, 2 का स्क्वायर 4, 5 के ना, 5 के आसपास की वैल्यू आएगी, लगभग 1000, एक अप्रोक्स वैल्यू 5.28 के आसपास, है ना, 5.28 के आसपास। मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको तो कितना आएगा, लगभग 5280, है ना, अप्रोक्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तो कैलकुलेटर में सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे आप, है ना, इतने हेक्टेयर।
ये चीज क्लियर है? जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे फिर, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि भैया इसका ग्राफ बना दीजिए ना। तो ग्राफ कैसे बनेगा भाई, ऐसे, ठीक है। यहां मैंने, या फिर उसको थोड़ा, भाई माइनस में तो जा ही नहीं रहा ना ये, तो मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर बना देता हूं इस तरीके से, ठीक है ना। ये वीक्स हो गई, ये वीक्स हो गई, ये एरिया हो गया, ये वीक्स हो गई, ठीक है ना। तो 0, ये हो गया 1000, ये हो गया 2000, ये हो गया 4000, सॉरी 3000, 3000, ये हो गया 4000, ये हो गया 5000, 6। ये अफेक्टेड एरिया हो गया और ये नंबर ऑफ वीक्स हो गए ना, 2, 4, 6, 8, 10। देखो ये जो होता है ना, ये आप अपने अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हो ना, ये जो स्केलिंग है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला कि भाई देखो स्टार्टिंग में तो क्या था, वो 1000 थे, है ना। 5th वीक में कितना हो गया, तो 5th वीक यहाँ आएगी ना, 4 और 5 के बीच में 5th वीक में जो थे वो 2000 हो गए ना, 5th वीक में 2000, तो 5th वीक में 2000 यहाँ पर। उसके बाद 10th वीक में है ना, 10th वीक में 4000, 10th वीक ये रही 4000 ये रहा, और 12 पर ये लगभग लगभग 500 थोड़ा सा ऊपर। तो इस तरीके से ये बढ़ेगा, इस तरीके से। क्लियर है बात बिल्कुल, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर पे बना जरूर लेंगे, है ना, ग्राफ जरूर ड्रॉ करके देखेंगे, ग्राफ की जजमेंट आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि द वेट ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल, है ना, रिमेन आफ्टर टी ईयर्स इज गिवन बाय दिस, है ना। कह रहे हैं कि अगर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, वो इस तरह से क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, ये उसका वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टी उस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर जैसे जैसे टी की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करता रहूंगा, उतने साल में जो रिड्यूस हो रही है वो वैल्यू मुझको पता चलती रहेगी, ठीक है ना। तो कह रहे हैं ओरिजिनल वेट बताओ भाई। अब ओरिजिनल वेट का मतलब बेसिकली क्या हो गया है भाई, ओरिजिन मतलब कोई टाइम है नहीं ना, कोई टाइम हुआ नहीं है आगे जाकर, मतलब मेरा जो टाइम है वो 0 ही है यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए। भाई मेरी वीक, मेरा कोई ईयर आया नहीं है, कंप्लीट नहीं हुई ये साइकिल, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं। तो जब पूरा था, जब वो पूरा था, तो इसका मतलब है टी 0 के बराबर हो गया। तो टी किसके बराबर हो गया, 0 के। देखो यहां से 0, अगर मैं इसको सॉल्व भी कर लूंगा, इधर भी रखूंगा, तो ये हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, इस पूरे की पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये जो W0 है, यही क्या है, यही ओरिजिनल वेट है, यही ओरिजिनल वेट है। इसकी कुछ वैल्यू नहीं दे रखी है तो वेरिएबल फॉर्म में ही रहेगा, कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये है वही होगा। अब वो कुछ भी हो हमको नहीं पता, क्वेश्चन में दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो वेरिएबल में रहने दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। कह रहे फाइंड द परसेंटेज रिमेन, कितना परसेंट बचेगा 200 साल के बाद, अरे बाप, 200 साल के बाद, है ना। तो हमने कहा ठीक है, तो टाइम हो गया 200, तो W 200, W0 इंटू 2 रेज टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा 0.001 इंटू टाइम कितना आ जाएगा मेरे पास, टाइम है 200, टाइम कितना हो गया 200, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग 0.2 के अराउंड आएगा, कितना 0.2 के अराउंड। देखो ना पॉइंट हटाया इसका, 1000 आ गया, 1 2 1 2, सॉल्व करूंगा तो 0.2, W200 W0 इंटू 2 रेज टू दी पावर माइनस कितना जाएगा 0.2, माइनस 0.2। देखो पावर अगर नेगेटिव में है ना, पावर अगर ये जो एक्सपोनेंट है ना, ये अगर नेगेटिव में, तो इस बात का ये मतलब नहीं है कि इसका आंसर 0 आ जाएगा, समझ रहे हो, इस बात का ये मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लगभग लगभग सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, है ना, तो कितना आएगा ये अप्रोक्स 8.706, है ना,
8.706 लगभग लगभग वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, इतनी आएगी। ठीक है, अच्छा इसको परसेंटेज में अगर बनाना चाहूँ, है ना, परसेंटेज में बनाना चाहूँ तो इंटू 100 कर दूंगा, तो ये लगभग लगभग इंटू 100 होगी तो 87 हो जाएगी ना। सॉरी 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 सॉरी, हाँ दिस इज व्हाट, दिस इज 0 पॉइंट, है ना, 0 पॉइंट आएगी, 0.8706। ठीक है ना, क्लियर है बात। तो ये जाएगा मेरे पास, इसको अगर मैं परसेंटेज में निकालना चाहूंगा तो ये हो जाएगा 87%, लगभग लगभग 87%, है ना, अप्रोक्स 87.6706 ले लो या फिर 1 ले लो, है ना, अप्रोक्स 87.1% ले लो ऑफ दिस। जो उसका ओरिजिनल वेट है ना, ये कहना चाह रहे हैं जो उसका ओरिजिनल वेट था ना, जो ओरिजिनल वेट था जो भी था, है ना, उसका 87.1% ही बचेगा अभी। और सोचो यार, देखो ना 200 साल में इतना है फिर भी अभी। क्लियर है चीज बिल्कुल। तो ये हमारे पास, है ना, कुछ बातें थी ग्रोथ और डीके की। क्वेश्चंस हम करेंगे, है ना, ये जो है वीडियो इसमें केवल कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, ताकि एसएल के लिए और एचएल के लिए, दोनों के लिए ये कंफर्टेबल हो कि भाई हाँ वो दोनों टाइप के बच्चे करवाएं इस क्वेश्चन को ना। इसके बाद क्या होता है, कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता रहता है, तो उन्हीं से रिलेटेड हम पीवाईक्यूज करेंगे, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए और अच्छे टाइप के क्वेश्चंस आप कर पाए। ठीक है ना, तो फटाफट इसको नोट कर लो। उसके बाद एक टॉपिक है, बस उसको कर लेते हैं, है ना, एक टॉपिक रह रहा है लास्ट। चलो चलो ये लास्ट टॉपिक है ना, और एक दो क्वेश्चन बस लास्ट करने के लिए रख दिए। ठीक, कह रहे कि भाई बेल कर्व है ना, बेल कर्व या फिर इसी का नाम है नॉर्मल या फिर गॉसियन कर्व भी हम इसको कहते हैं। क्या है, कोई बड़ा कोई खास टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है। देखो मैंने कहा एक बैट्समैन है ना, उसकी कुछ इनिंग्स आती हैं, वो खेलता है, तो देखो उसके ना ओवर के अकॉर्डिंग रन है कुछ, मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, चलो इधर बना दिया, बट इसकी जरूरत है नहीं, बिकॉज भाई ओवर तो पॉजिटिव ही होंगे ना भाई, 0 से पॉजिटिव। ये ओवर है यहाँ पर ना, ओवर। ठीक है, और ये उसके रन है इधर, यहां पर रन स्कोर कर रहा है। ठीक है भाई, हमने कहा ये ओवर है, ये 1 फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, फिफ्थ ओवर, सिक्स्थ ओवर। ठीक है, और ये रन बना रहा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 है ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, क्लियर है चीज। देखो इसके ना हमने बोला कि जो बैट्समैन है उसके रनों का हमने ग्राफ बनाया एज पर ओवर। तो देखो हमने देखा कि यार वो ना स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग के 3 ओवर में ना, स्टार्टिंग के 3 ओवर में रन ना बनते, उससे बहुत कम रन बनाता है ना, बहुत कम रन बनाता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, या स्टार्टिंग के 4 ओवर में ना बहुत स्लो चलता है। ठीक, स्टार्टिंग के यहां पर 3 ही रख लेते हैं, चलो छोटे छोटे ले रखें। लास्ट के 3 ओवर में भी इससे रन नहीं बन रहे। ठीक है, इस तरीके से वो क्या कर रहा है, ना तो स्टार्टिंग के अपने 3 ओवर में रन बना पा रहा है, ना तो लास्ट के 3 ओवरों में रन बना पा रहा है। लेकिन अगर मैं देखूं जैसे ही 3 ओवर के बाद होना शुरू होता है, वो रनों की बरसात कर देता है इस तरीके से। समझ रहे हो, इसको कहते हैं बेल कर्व। देखो क्या है, इससे ना मैं क्या पता लगा सकता हूं, देखो मैं जजमेंट दे सकता हूं कि अगर भाई, है ना, अगर हमको हमको भाई रन चाहिए और ओवर कौन से चल रहे हैं ये वाले, तो हम इस प्लेयर को भेज देंगे। बेसिकली ये जो वैल्यू है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये मीन को रिप्रेजेंट करती है इसके, है ना, एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, बीच की वैल्यू को। तो यहां से, और ये दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है ना, ये दोनों, देखो ध्यान से, बेल कर्व क्यों कह रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, बेल ऐसी तो होती है, ऐसी होती है ना, इस तरीके से होती है। ठीक है ना, देखो ध्यान से, बेल शेप की है। क्लियर है बात बिल्कुल। तो ये बताता है ना, कि
यहां से मैं देखूं अगर यहां तक है ना, इतने पोर्शन पे, तो ये कोई रन नहीं बना रहा, बहुत कम रन बना रहा है। लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं, अगर ये 3 ओवर टिक गया तो मैं इससे समझ गया, अगर ये 3 ओवर टिक गया तो भाई ये रन बनाएगा। कहां तक? 20 25 25 तक रन बना रहा है। अगर आउट हुआ तो स्टार्टिंग के 3 में हो जाएगा या फिर लास्ट के 3 में होगा, नहीं तो बीच में अगर टिक गया तो स्कोर मारेगा ही मारेगा। ये बात क्लियर है? इसी को कहते हैं बेल कर्व या फिर नॉर्मल या फिर गॉसियन कर्व। ये बात क्लियर है कि नहीं है? इस फॉर्मेट में, अगर इस फॉर्मेट में किसी फंक्शन का कर्व आ जाएगा उसको कहते हैं बेल कर्व। ठीक है, चलो, तो ये टॉपिक वाइज लास्ट था, इसमें ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पर हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एप्लीकेबल होती है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक्सपोनेंशियल में लगा सकते हैं, है ना। सो a प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज व्हाट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर, तो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जाएगा e रेज़ टू द पावर 2x। ठीक है ना। सेम यहां पर देखो, ये सॉल्व करना है ना, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, तो देखो कॉमन लेना जरूरी है। कॉमन तो हमेशा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि कौन सा बड़ा टॉपिक है कौन सा छोटा है। इसमें से देखो यहां 3 है, ई एक्स है, यहाँ 3, 1 ई की पावर एक्स है, यहाँ 2 ई की पावर एक्स है, तो 1 ई की पावर एक्स तीनों में कॉमन आ रही है। यहां से 3 में से 1 पावर आ गई, 1 वैल्यू आ गई तो 2 बच गई, यहां से पूरी वैल्यू चली गई तो 1 बच गई, और ये हो जाएगी 1 वैल्यू इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई में उधर जाकर खत्म, e की पावर x, ये जाएगा -3 e रेज़ टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा सॉरी 2 पावर 2। ठीक है, इसी को देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, इसी को कैसे लिख सकता हूं, देखो ना, ये था तो ऐसे लिख दिया, तो इसको वापस लिख सकता हूं, तो इसको क्या मैं e रेज़ टू द पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, -3 e रेज़ टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं लेट कर लिया कि ये y है, लेट e रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू y, तो वही क्वेश्चन हो गया। तो दिस विल बी y स्क्वायर -3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व खुद करेंगे फैक्टराइज करके, और e की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो ये है हमारे पास पूरा कंप्लीट चैप्टर। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल्स, इसमें टॉपिक वाइज सारा कंप्लीट है, ये एसएल और एचएल के लिए दोनों के लिए सफिशिएंट होने वाला है। ठीक है ना, बट इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चंस करना है ना, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस करना। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, तो कॉन्सेप्चुअली तो सारा यही है, लेकिन क्वेश्चंस करेंगे है ना, पीवाईक्यूज करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स और अच्छे हो जाए हमारे, है ना। एग्जाम में तो क्वेश्चंस ही करने हैं ना, वो क्लियर है बात। तो आई होप ये चीज अब क्लियर हो गई होगी। आज की वीडियो में यहीं तक है।